बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अहम विषय है और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो चर्चाएं और विमर्श कर रहा है, ये बहुत ही शानदार प्रयास है। और विभिन्न विषयों के विद्वान मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ। आज मुझे भी बोलने का मौका मिला, क्योंकि पत्रकारिता के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो पत्रकारिता का दृष्टिकोण ही अपने आप में सार्वभौमिक और सबको साथ लेकर है। और जब हम एक एक शब्द जो अक्सर इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस्तेमाल किया गया है, वो है समावेशी, इंक्लूसिवनेस, समावेशी अध्ययन, समावेशी शिक्षा। अब उस समावेशी शिक्षा का मतलब जो है, जितना मैं समझ पाया हूँ एक संचार के विद्यार्थी के तौर पर, जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, समावेशी संस्कृति वो है जो सभी को समाहित कर ले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबको समाहित करे। तो जब हम इस पूरे विषय को और आज की इस परिचर्चा को देखते हैं तो दो अहम विषयों में ये पूरा विभक्त हम दिखाई देता है। एक है यूथ एम्पावरमेंट, जिसे हिंदी में अगर हम कहेंगे तो युवा सशक्तिकरण, और ज़्यादा देशज भाषा में कहेंगे तो सबलता, युवा सबलीकरण, सबल बनाने के लिए, सबल, बल के साथ में जो युवा हो उसको बलशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था हो सकती है उसका निष्पादन करना, उसकी कार्य योजना तैयार करना। हम पिछले कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमारे सामने आई हैं, जिसको अनुपालन और जिसको हमने बड़े सीधे तौर पर देखा और परखा है। और उसके बाद में भी कई सारी ऐसी चीज़ें रही हैं, जैसा भी संदीप जी बता रहे थे कि यूथ और उसके स्वावलंबन के लिए, उसके सबलीकरण के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए लगातार कई प्रयास हुए हैं। लेकिन तीन चीजें जो हैं वो एक साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित हैं, और वो तीन अहम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आज के इस विषय से संबंधित हैं। जब हम सबलता की बात करते हैं मित्रों, तो तीन अहम सबल तत्व माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला मानसिक सबलता, मानसिक सशक्तिकरण, दूसरा है शारीरिक सबलता, शारीरिक सशक्तिकरण, और तीसरा है आध्यात्मिक, वैचारिक तौर पर। ये तीन जो तत्व हैं, इनका सबलीकरण, इनका सशक्तिकरण और इनका इंपावरमेंट, ये हमको एक ऐसे युवा की ओर लेके जाएगा जो अक्सर इससे पहले जितनी भी योजनाएं तैयार की हैं, शिक्षा नीतियां तैयार हुई हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं अभाव रहा है। मानसिक तौर पर बात हुई है, शारीरिक तौर पर बात हुई है, या फिर आध्यात्मिक तौर पर बात हुई है। लेकिन एक साथ जिस शिक्षा नीति के अंदर ये तीनों तत्व समाहित हो, उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा व्यवस्था। यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था, हमें इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी को, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं यह बात इसमें इंप्लीमेंट होती है। और जब इसकी बात होती है तो एक शब्द अक्सर हम लोगों ने सुना है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब अतिरिक्त गतिविधियां। वे अतिरिक्त गतिविधियां कभी भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं रही है। वे अतिरिक्त गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए अतिरिक्त रही कि वो अतिरिक्त एकेडमिक के अलावा अतिरिक्त काम करते रही। जबकि सच्चाई यह है कि आपका और हम सबका रुझान कहीं ना कहीं उन अतिरिक्त गतिविधियों में रहा है जो कभी भी एकेडमिक नहीं रही है। अब जो है ये शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं उन अतिरिक्त गतिविधियों को, उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हमें पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता दे रही है। हमें यह स्वतंत्रता दे रही है, ये हमें फ्रीडम है कि हम उन अतिरिक्त गतिविधियों से अपना जीवन यापन और उसको आगे वैचारिक तौर पर अपने साथ में जोड़ सकें और अपने प्रोफेशन का बड़ा हिस्सा बना सकें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मानसिक जो सशक्तिकरण है वो हमें मिलेगा जब हम स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर शिक्षा अर्जित करेंगे। शारीरिक शिक्षा इसका दूसरा, जब यूथ इंपावरमेंट की बात होती है तो जब शारीरिक शिक्षा की बात होगी तो जिसमें संपूर्ण तौर से वो फिजिकल एजुकेशन विभाग कहीं ना कहीं उसमें सीधे तौर पर जुड़ता है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट शारीरिक शिक्षा के सबलता की बात करता है, और आध्यात्मिक है व्यवहार से संबंधित। वैचारिक सबलता, जब हमारे पास में ज्ञान नहीं होगा, आज हम कोरोना काल के बाद में एक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे साथ में अभय जी जुड़े हुए हैं, जिस बात को वो आगे रेखांकित जरूर करेंगे कि जितने ज्यादातर लोग कोरोना से पीड़ित हुए, उसमें से मैं मानता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो ठीक हुए हैं। उनका कारण सबसे बड़ा जो है वो सबल होना है, उनका अंतःकरण के सबलता की बात है, आध्यात्मिक सबलता और जो इनर पावर थी उसके कारण वो ठीक हुए हैं। ये अक्सर हम अलग अलग कार्यक्रमों में
पत्रों में, लेखों में, समाचारों में ये पढ़ते रहे हैं कि हम अगर अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और बीमारी के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो हम उस पर ज़्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं या उससे पार पा सकते हैं। इस आध्यात्मिक सबलता के कारण की बात कर रहा हूं मैं। तो जब सबलता की बात होती है, ये तीन है। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इससे जोड़ते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें क्या दे रहा है? हमें स्वावलंबन दे रहा है, युवा को स्वावलंबन दे रहा है। इससे पहले की जो नीतियां हैं उसको अगर आप देखेंगे तो स्वावलंबन की बात नहीं थी, नौकरी की बात थी। यह बात थी कि हम एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में नौकरी करेंगे। अक्सर हम और आप जो है अक्सर कभी विद्यार्थी से मिलते हैं और उसके काउंसलिंग करते हैं, तो एक विद्यार्थी का अक्सर एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद में नौकरी मिलेगी? क्या इस कोर्स को आपके कॉलेज से करने के बाद में आप नौकरी में कुछ मदद करेंगे? तो सवाल यहां पर यह है कि वो शिक्षा, ये उसका विद्यार्थी का सवाल गलत नहीं है। दरअसल वो शिक्षा का प्रभाव है जो पूर्ववत हमने शिक्षा हासिल की है, जो नौकर तैयार करने की कोशिश करती है, उद्यमी और आत्मनिर्भर व्यक्ति का निर्माण नहीं करती है। जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, उद्यमिता जागृत कर रही है, ये अहम है। और ये कैसे कर रही है ये मैं आगे थोड़ा सा और जरूर आप मौका देंगे तो बताएंगे। स्वावलंबनता प्रदान कर रही है, स्वच्छंदता प्रदान करती है, स्वतंत्रता प्रदान कर रही है कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को अगर पढ़ना चाहूं तो मैं सीधे फिजिकल एजुकेशन का रुख करूं। मैं अगर जो है यौगिक साइंस में जरा भी विश्वास करता हूं तो मैं यौगिक साइंस में सीधे जाकर कोई एक कोर्स कर सकता हूं। मैं थोड़ा बहुत अगर एक्यूप्रेशर जानता हूं तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको मैं और ज्यादा विद्वत्ता के साथ में मैं प्रेशर दबाना चाह रहा हूं या किसी का समाधान करना चाहता हूं, तो मैं पत्रकारिता करते करते अब सीधे तौर पर जो है यौगिक साइंस के कॉलेज में जाकर वो एक छोटा सा कोर्स करके मैं उसको सीख सकता हूं। बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि जब हमें यह पता लगा कि कोरोना की खबर आपने सुनी होगी, अक्सर जो आई है कि जब वैक्सीन बन रही थी कि इसमें जो है एक बछड़े का सीरम है और ये है और वो है। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि हमें पता ही नहीं कि फार्मेसी की जो प्रक्रिया है, ड्रग्स प्रिपरेशन की जो प्रक्रिया है, वो किस तरह से गुजरती है। लेकिन अगर अब जब मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो उसमें अगर मुझे मिलता है कि वो चरण मैं समझ सकूं, जो फार्मेसी का एक कोर्स, उसमें मुझे स्वच्छंदता दी गई है कि मैं जाकर उसको ऑप्ट कर सकता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं उसका विद्वान बनूंगा एक पत्रकार के तौर पर, और कम से कम ऐसी भ्रांतियों को दूर कर सकूंगा जो मेरे समय तक या इससे पहले तक नहीं थी। क्योंकि एक पत्रकारिता पढ़नी और पत्रकारिता पढ़ने के बाद में सीधे जाकर पत्रकारिता करना प्रारंभ करना। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि पूरे का पूरा ड्रग्स की प्रोडक्शन किस तरह से होता है। मुझे समझ नहीं है कि योग साइंसेज और योग का क्या प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। मुझे समझ नहीं है कि एक्यूपंक्चर और इसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सहयोग दे सकती हैं। शिक्षा का क्या व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार में क्या निर्माण हो सकता है। किस तरह से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या स्पोर्ट्स जो है वो शारीरिक सबलता का एक मुख्य कारक हो सकता है। अभी वैभव जी थे, किस तरह से कानून की शिक्षा जो है वो आगे चलकर लोगों में जागरूकता फैला सकती है और मैं समाज के लोगों का एडवोकेसी कर सकता हूं, मैं एक एडवोकेट हो सकता हूं। इन सब चीजों की स्वतंत्रता जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये देती है। और जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में ऐसे विद्वान भी चाहिए जो स्वास्थ्य की बीट को कवर करते हैं। ऐसे पत्रकार भी चाहिए जो इंजीनियरिंग की समझ रखते हैं, विकास के बारे में लिखेंगे। ऐसे पत्रकार भी चाहिए जो कला के क्षेत्र में काम करेंगे और कला के क्षेत्र में जाकर अब लिखेंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर उन्हें ही कला की समझ नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें ऐसे पत्रकार भी चाहिए जो फार्मेसी और ड्रग्स प्रोडक्शन के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हो, ऐसे विद्वान जो कॉलम लिख सके। ऐसे पत्रकार कब बनेंगे? क्या ये तो नहीं कि सिर्फ पत्रकारिता सीखने के बाद में जो है सीधे जाकर आपको पत्रकारिता करनी है, लेकिन उसके लिए अगर उसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक छोटा सा इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा, अगर आपने प्रथम सत्र में या दूसरे सत्र में या तीसरे सत्र में या चौथे सत्र में, जैसा कि हमने पूरी योजना तैयार की, हमने ढेर सारे, जैसा अभी पूरा का पूरा खाका एक तैयार कर रहे थे विषय के बारे में, जो है संदीप जी बता रहे थे, ऐसे ढेर सारे विषय हैं जिसको, जैसे कि एक मैं छोटा सा विषय अपने पत्रकारिता का बताता हूं जो हमने प्रोजेक्ट किया कि सोशल मीडिया स्टार्टअप या सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। आज हर एक आदमी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आवश्यकता है। आज हर एक व्यक्ति जो है वो छोटा सा व्लॉगर बन जाता है, वो छोटे से व्लॉगर से एक बड़ा व्लॉगर बन जाता है, यूट्यूबर बन जाता है। लेकिन वैसे कैसे मोनेटाइजेशन होता है, कैसे चैनल डेवलप होगा, इसका एक कोर्स अगर होगा तो मुझे लगता है कि वो फिजियोथेरेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा उनके विद्यार्थियों के लिए। मुझे लगता है कि यौगिक साइंसेज के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि वो फार्मेसी के विद्यार्थियों शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, सबके लिए बड़ा अहम हो सकता है कि जो बच्चा
चाहता है कि वो अपने फील्ड का यूट्यूबर बने, वो बनेगा कैसे? क्या वो पत्रकारिता पूरे 3 साल का कोर्स करे या कहीं जाकर और करना? इसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर उसे दूसरे सत्र में या तीसरे सत्र में या चौथे सत्र में ये स्वतंत्रता है कि जब वो इलेक्टिव कोर्स चयन करेगा तो वो स्टार्टअप, सोशल मीडिया का स्टार्टअप या सोशल मीडिया का मैनेजमेंट किस तरह से होगा, इसका चयन कर सकता है, उसके बारे में शिक्षा हासिल कर सकता है, जो उसको स्वतंत्रता देती है, स्वच्छंदता देती है, सीधे तौर पर अपने उस इंटरेस्ट को, जिसे हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह दिया गया है, जो कभी भी एकेडमिक कैलेंडर का या एकेडमिक सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, जिसको अन्य मान लिया गया, उसे मुख्य धारा के सिलेबस के साथ में सीधे तौर पर जोड़ दिया गया है। यह स्वच्छंदता है। और यह स्वच्छंदता के साथ में मैं जैसे एक बात पर बड़ा विश्वास रखता हूं कि हर एक पत्रकार जो है उसमें राष्ट्रीय भाव ही सबसे ज्यादा प्रबल होना चाहिए। उस पर किसी मत का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उस पर किसी पक्ष का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उस पर किसी विचार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर उस पर किसी चीज का, उसके केंद्र में अगर कोई होना चाहिए तो राष्ट्रीय भाव होना चाहिए और राष्ट्र प्रधानता होनी चाहिए, तभी एक सही पत्रकारिता, एक निष्पक्ष पत्रकारिता वो कर पाएगा। ऐसे में मैं बड़ा इसको सीधे तौर पर देखता हूं कि जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय में एनसीसी का कोर्स ऑप्ट करने की बात चली है और वो शायद जो है कर लिया जाएगा, इस बार के एकेडमिक काउंसिल में ये पास हुआ और उसके बाद में हम उसको ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो मैं तो मानूंगा कि ऐसे जितने भी पत्रकार या पत्रकारिता के कोर्स में जो शिक्षक, ये छात्र छात्राएं आएंगे, वे सीधे एनएसएस और एनसीसी के उस सब्जेक्ट को, उस विषय को ऑप्ट करें और सैन्य अध्ययन करके उनके उस चरित्र का, उस सबल चरित्र का निर्माण हो सके जो राष्ट्रीय भाव को उत्पन्न कर सकता है। ये अपने आप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है, ये सीधे तौर पर है। संदीप जी।